हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 14 मई 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे पहला स्टेटमेंट है जो न्यूज़ के तौर पर बनाया गया है प्रमुखता से कि पाक ने चूड़ियाँ नहीं पहनी हैं तो हम पहना देंगे। ये काफ़ी एग्रेसिव स्टेटमेंट माना जा सकता है किसी भी प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बिहार की चुनावी सभाओं में एनडीए और कांग्रेस नेताओं को उनके पाकिस्तान समर्थित बयानों के लिए जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने इसमें बोला कि पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहनी हैं तो हम पहना देंगे। पाकिस्तान को आटा चाहिए, बिजली चाहिए, हमें क्या पता उनके पास चूड़ियाँ भी नहीं हैं। पीएम ने आगे कहा कि देश कांग्रेस नेतृत्व वाली अस्थिर और कमज़ोर सरकार नहीं चाहता है। देश का प्रधानमंत्री डरपोक नहीं चाहिए। ये लोग इतने डरे हैं कि इन्हें सपने में भी पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई देता है। कांग्रेस और इंडी में शामिल नेताओं के इस तरह के बयान आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सोमवार को हाजीपुर में इंडी और जो एनडीए से लोजपा के प्रत्याशी चिराग पासवान, मुजफ्फरपुर के पताही में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजभूषण चौधरी, बसैली से लोजपा प्रत्याशी वीणा देवी व छपरा से भाजपा प्रत्याशी राजीव प्रताप रूड़ी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी का निधन हो गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का सोमवार रात निधन हो गया। 72 वर्षीय मोदी कैंसर से पीड़ित थे और यहाँ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के प्राइवेट वार्ड में भर्ती थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया है। सुशील मोदी ने पिछले महीने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी सार्वजनिक की थी कि उन्हें कैंसर हो गया है और वह लोकसभा चुनाव में प्रचार नहीं कर पाएंगे। सोमवार देर रात एक्स पर किए गए पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि पार्टी में अपने मूल्यवान सहयोग और दशकों से मित्र रहे सुशील मोदी जी के असामयिक निधन से अत्यंत दुखी हूं। कश्मीर में मतदान का टूटा रिकॉर्ड, 28 वर्ष का ये रिकॉर्ड टूट गया है। 7 चरणों में होने वाली लोकसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे चुनाव में भागीदारी को लेकर मतदाताओं का उत्साह भी तेज होता दिख रहा है। कश्मीर में जो मतदान का पिछले 28 वर्ष का रिकॉर्ड टूट गया है। जमीन के नीचे दफन हो चुकी चुनाव बहिष्कार की राजनीति से परे श्रीनगर संसदीय सीट पर करीब 38.5% मतदान हुआ है, जबकि 2019 के चुनाव में यहाँ करीब 14% मतदान हुआ था। इससे पहले श्रीनगर सीट पर 1996 के लोकसभा चुनाव में 40.9% वोटिंग हुई थी। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद यह पहला लोकसभा चुनाव है। स्वेटर जैकेट व फिरन यानी गर्म कश्मीरी कुर्ता पहने मतदाताओं की मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। सीएम के कहने पर उनके निजी सचिव ने मुझे पीटा, ये स्टेटमेंट दिया है स्वाति मालीवाल ने। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य एवं दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व उनके निजी सचिव विभव कुमार पर सोमवार को गंभीर आरोप लगाए। सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री आवास पहुंची स्वाति ने कुछ देर बाद ही पीसीआर को कॉल कर सूचना दी थी कि सीएम के कहने पर विभव कुमार ने उन्हें बुरी तरह से पीटा है। वहां से रोती हुई बाहर आई स्वाति का ऑटो में बैठकर सिविल लाइंस थाने पहुंच गई और एसएचओ को आपबीती बताई, लेकिन वापस आकर लिखित शिकायत देने की बात कहकर लौट गई। बाद में पुलिस अधिकारियों ने स्वाति से कई बार संपर्क कर शिकायत देने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने कोई शिकायत नहीं दी। उत्तरी जिला पुलिस शिकायत न देने पर भी पीसीआर कॉल के आधार पर मुकदमा दर्ज करेगी या नहीं, इस पर उच्च स्तरीय विमर्श किया जा रहा है। सीबीएसई के 12th के नतीजे आ गए हैं। 12वीं में 24,000 से अधिक को 95% अंक मिले हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोमवार को 10वीं और 12वीं की परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। बोर्ड ने बीते वर्ष की तरह मेरिट सूची जारी नहीं की। सफल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है। 12वीं के परिणाम में 65% और 10वीं के परिणाम में 48% बढ़ोतरी हुई है। 12वीं में 24,068 तो 10वीं में 47,983 विद्यार्थियों ने 95% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। बीते वर्ष यह संख्या क्रमशः 22,622 और 44,297 थी। बोर्ड के मुताबिक इस वर्ष 10वीं में 20,95,467 और 12वीं में 14,26,420 विद्यार्थी पास हुए हैं। प्रदूषण में रहना जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन। दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रतिदिन 3800 टन कचरे के अशोधित
रह जाने यानी कि अनट्रीटेड रह जाने को सुप्रीम कोर्ट ने भयानक स्थिति करार दिया है। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि यह प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने के नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। पीठ ने कहा कि हम इसके बारे में चिंतित हैं। पूरी दुनिया क्या कहेगी। 2024 में भारत की राजधानी में प्रतिदिन 3,800 टन ठोस कचरा अशोधित किया जा रहा है। 2025 में क्या होगा, 2026 में क्या होगा, यह जगह स्थिति भयानक है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा जैसे क्षेत्रों में प्रतिदिन ठोस कचरा निकालने और उसे शोधित करने की क्षमता पर आंकड़ों का जिक्र करते हुए शीर्ष कोर्ट ने कहा कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यों का विचार करें तो यह स्वाभाविक है कि इसमें वृद्धि ही होगी। कोर्ट ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के तत्काल उपाय किए जाने चाहिए कि अशोधित ठोस कचरे की मात्रा में तब तक बढ़ोतरी न हो जब तक उसे संशोधित करने की समुचित व्यवस्था नहीं हो। केजरीवाल रहें या हटे, यह एलजी पर निर्भर, सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि इसमें कानूनी अधिकार क्या है। आप शुचिता के सवाल पर तो कुछ कह सकते हैं, लेकिन यह कानूनी अधिकार नहीं है। यह उपराज्यपाल को देखना है कि वह चाहे तो कार्रवाई करें। कोर्ट इस याचिका पर कुछ भी विचार करने का इच्छुक नहीं है। इन टिप्पणियों के साथ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश की चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि व्यापार बढ़ाने के लिए चाबहार पोर्ट को मध्य एशिया व यूरेशिया से जोड़ेगा भारत। रणनीतिक तौर पर बेहद सही जगह पर स्थित चाबहार पोर्ट के सह संचालक व प्रबंधन का 10 वर्षों का ठेका भारत को मिल गया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर में चीन की मदद से बनाए जा रहे पोर्ट से महज 170 किलोमीटर दूर स्थित चाबहार पोर्ट में भारत ने पहले एक टर्मिनल का निर्माण किया हुआ है, लेकिन अब वहां के सह संचालन एवं प्रबंधन की जिम्मेदारी भारतीय कंपनी IPGL के पास आ गई है। इस बारे में सोमवार को ईरान में इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड यानी कि IPGL और पोर्ट्स ऑफ मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान यानी कि PMO के बीच समझौता हुआ है। व्यापार बढ़ाने के लिए भारत का इरादा इस पोर्ट को मध्य एशिया और यूरेशिया से जोड़ने का है। देश में आम चुनाव की प्रक्रिया जारी होने के बावजूद भारत के शिपिंग एवं पोर्ट मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का वहां जाना बताता है कि भारत इस परियोजना को कितना महत्व देता है। 77वें कान महोत्सव में धूम मचाएगी भारत की 7 फिल्में। भारत की 7 फिल्में 77वें कान महोत्सव में धूम मचाएंगी। 14 मई से फ्रेंच रिवेरा में 77वें कान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े फिल्म महोत्सव में से एक माने जाने वाले इस प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सव के कैनवास पर भारत अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार है। भारत की 7 फिल्में महोत्सव का हिस्सा बनेंगी। छह वर्षों में 9600 से अधिक बच्चों को गलत तरीके से रखा गया कैद। बच्चों से कोई अपराध होता है तो उन्हें बाल सुधार गृह रखा जाना चाहिए। एक अध्ययन में पता चला है कि 2016 से 21 के बीच देश में 9600 से अधिक बच्चों को वयस्क जेलों में गलत तरीके से कैद रखा गया। कानूनी अधिकार संस्था आईप्रो बोनो ने एक अध्ययन में यह बात कही है। संस्था ने यह कहा है कि भारत की जेलों में बच्चों की कैद के लिए डाटा सूचना का अधिकार कानून के तहत पूछे जाने के प्रश्न के उत्तर में 570 में से 285 जिलों और केंद्रीय जेलों द्वारा दिए गए जवाब के आधार पर ये आंकड़े जुटाए गए हैं। 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के बीच 9681 बच्चों को गलत तरीके से वयस्क जेलों में कैद किया गया था। अध्ययन में किशोर न्याय बोर्ड द्वारा वयस्क जेलों में बाल सुधार गृहों में स्थानांतरित बच्चों का जिक्र करते हुए कहा गया कि हर साल 1600 से अधिक बच्चों को जेल में बाल सुधार गृहों में स्थानांतरित किया गया है। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज, जिसमें चुनाव को प्रभावित करने वाले पहलू आर्टिकल को हम डिस्कस करने वाले हैं। आधारभूत राजनीतिक पहलू ही
किसी राजनीतिक दल को जीत दिलाने में प्रभावी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे ठोस मुद्दों पर आधारित होते हैं। इसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है। लेखक जो हैं वो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के फेलो एवं राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं। लोकसभा चुनावों के लिए 4 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। मतदान को लेकर चौथे चरण के अंतिम आंकड़े आना अभी शेष है। चूँकि 3 चरणों में मतदान पिछले चुनाव के मुकाबले कम हुआ है, जिसका पक्ष विपक्ष अपनी अपनी सुविधा से व्याख्या कर रहा है। नतीजों को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। इसके लिए सट्टा बाजार से लेकर शेयर बाजार की चाल को पैमाना माना जा रहा है। चुनाव शुरू होने से पहले व्यापक रूप से यही माना जा रहा था कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा नियत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजद आसानी से लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की राह पर है। लेकिन चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के 2-3 हफ्तों के बाद मतदान के कमजोर रुझान और विमर्श का कोई एक बिंदु न उभरने के कारण स्थितियां उतनी अनुकूल नहीं दिख रही हैं। कहीं पर कुछ स्थानीय तो कुछ राज्यों के मुद्दे उभर आए हैं। कई सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है। मतदान के घटते रुझान से कोई भी दल किसी तरह का दावा करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में कुछ सवाल उठते हैं कि क्या मोदी फैक्टर अब उतना प्रभावी नहीं रहा है। आधारभूत राजनीतिक पहलुओं की बात करें तो यह किसी राजनीतिक दल को जीत दिलाने में प्रभावी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये ठोस मुद्दों पर आधारित होते हैं। भाजपा ने इन्हीं पहलुओं के इर्द गिर्द अपनी रणनीति बनाई थी। उनके आधार पर ही उसने अपनी जीत का भरोसा दिया है। आधारभूत पहलुओं में पहला बिंदु है सामाजिक समीकरणों का। पिछले कुछ समय में भाजपा ने सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से विभिन्न सामाजिक समूहों को साधने का प्रयास किया है। दूसरा बिंदु नेतृत्व क्षमता का है, जिसमें भाजपा विपक्षियों पर भारी पड़ती है, क्योंकि उसके पास मोदी जैसा जांचा एवं परखा हुआ चेहरा है, जबकि विपक्षी दलों किसी सर्वमान्य नेतृत्व को लेकर सहमति नहीं बना पा रहे हैं। इसमें तीसरा बिंदु संगठित कौशल का है, जिसमें भाजपा अपने विरोधियों से मीलों आगे दिख रही है, क्योंकि एक तो वह कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और दूसरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सहयोग भी उनकी क्षमताएं बढ़ाता है। विपक्षी दलों ने भाजपा नेताओं को घेरना शुरू कर दिया है और उनका 400 पार का नारा हवा हवाई था और कुछ चरणों के चुनाव के बाद वह गायब हो गया है। विपक्षी दल महंगाई से लेकर बेरोजगारी जैसे आर्थिक मुद्दों को भी उठा रहे हैं। इसी संदर्भ में भाजपा के ट्रम्प कार्ड राम मंदिर के प्रभाव को हल्का करने के लिए सवाल कर रहे हैं। इससे आम आदमी को क्या लाभ होगा, यह कहना मुश्किल है कि उनका यह दांव कारगर सिद्ध होगा या आत्मघाती। जहां मोदी विभिन्न वर्गों को लक्षित करने वाली अपनी कल्याणकारी योजनाओं के सहारे हैं, तो विपक्ष उन्हीं योजनाओं में मीन मेख निकालकर अपनी राजनीतिक संभावनाएं खोज रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं, जो है लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश। हमने कल भी इसी एक आर्टिकल को डिस्कस किया था कि किस तरीके से राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाकर ये बताती हैं कि जो लोकतंत्र है वो कहीं ना कहीं खतरे में है। तो इस आर्टिकल को स्किप करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, जो है बिजनेस पेज से कि बड़े शेयरों में खरीदारी ने संभाले घरेलू बाजार। देखिए, पहले गृह मंत्री अमित शाह के बयान और बड़े शेयरों के खरीदारी ने घरेलू बाजारों में सोमवार सुबह से जारी मंदी के माहौल को तेजी में बदल दिया। बाजार मंदी के कारण खुला और कुछ ही मिनटों में बीएसई सेंसेक्स करीब 800 अंक गिर गया। हालांकि अंत में यह 111 अंकों की तेजी के साथ 72,776 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 48 अंकों की तेजी के साथ 22,104 पर बंद हुआ। बाजार विशेषज्ञ आम चुनाव के दौर में बाजार में अनिश्चितता को मान्यता दे रहे हैं। अप्रैल में 11 महीने के निचले स्तर पर रही खुदरा महंगाई। तो खुदरा महंगाई दर में नरमी का रुख जारी है। अप्रैल की खुदरा महंगाई दर 4.83% रही, जो पिछले 11 माह में सबसे कम है। इस साल मार्च में खुदरा महंगाई दर 4.85% थी। मुख्य रूप से ईंधन व तेल की खुदरा कीमतों में कमी से कुल खुदरा महंगाई दर में नरमी आई है। 10 वर्षों में 51.40 करोड़ रोजगार का सृजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों के कार्यकाल में यानी 2014 से 24 के कार्यकाल में 51.40
करोड़ रोजगार का सृजन हुआ है। इसमें 19.89 करोड़ का रोजगार का सृजन सरकार की विभिन्न स्कीम व नीतियों की वजह से हुआ है। तो 31.61 करोड़ रोजगार बैंकों की तरफ से कारोबार के लिए दिए गए कर्ज की वजह से संभव हो सका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने रोजगार सृजन में प्रमुख भूमिका निभाई है। मुद्रा योजना की मदद से हर साल औसतन 3.16 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। यह दावा स्कॉच ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट में किया है। एफटीए वाले देशों से 5 वर्षों में आयात 38% बढ़ा है। बीते 5 वर्षों के दौरान मुक्त व्यापार समझौते वाले देशों जैसे संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया से भारत का आयात 38% बढ़ा है। आर्थिक थिंक टैंक GTRI की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 के दौरान इन देशों से कुल आयात 197.92 अरब डॉलर रहा है और वित्त वर्ष 2018-19 में इन देशों से आयात 136.20 अरब डॉलर का था। नेक्स्ट न्यूज़ इंटरनेशनल पेज पर युद्ध की है, स्किप करेंगे। पुतिन ने शोइगु को हटाकर आंद्रेई बेलोसोव को बनाया नया रक्षा मंत्री। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने 5वें कार्यकाल की शुरुआत के बाद रविवार को आश्चर्यजनक रूप से अपने विश्वस्त रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को हटा दिया है। शोइगु की जगह पर आर्थिक मामलों के जानकार पूर्व उप प्रधानमंत्री आंद्रेई बेलोसोव को नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। शोइगु को सुरक्षा परिषद का सचिव बनाया गया है। पुतिन ने विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव समेत अन्य पुराने मंत्रियों को बरकरार रखा है। चलिए, तो ये आज का यानी 14 मई 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।